नमस्कार, मेरा नाम है हरीश चौधरी और आप देख रहे हैं द लोकदूत। हम विश्व के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था में निवास करते हैं और आज हम बात करेंगे सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था यानी भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी की। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी यानी दिल्ली विश्वविद्यालय। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना लंबा चौड़ा लोकतंत्र का विवरण क्यों दे रहा हूँ। लोकतांत्रिक व्यवस्था टिकती है एक प्रक्रिया पर जिसको बोलते हैं चुनाव, और दिल्ली विश्वविद्यालय में फिलहाल चुनाव है। चुनाव 22 सितंबर को होंगे। नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। आज हमारे साथ हैं एनएसयूआई ने जो अपने सेक्रेटरी पोस्ट के लिए जिनका नामांकन भरवाया है। आज हमारे साथ वो यक्षना शर्मा जी कैंडिडेट हमारे साथ हैं। आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय का जो छात्र यहाँ पर पढ़ने के लिए आता है उसको जो समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, उनके लिए उनका रोड मैप क्या है, उनका मैनिफेस्टो क्या है, जिसके द्वारा वो एक आम छात्र की जिंदगी को आसान बनाने में मदद करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है यक्षना जी हमारे चैनल द लोकदूत में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बार का जो चुनाव एनएसयूआई लड़ने जा रही है और एनएसयूआई ने आपको सेक्रेटरी पोस्ट के लिए दावेदारी दी है, आपके इस एक साल के दौरान अगर आप सेक्रेटरी बनती हैं, अगर आपको जिम्मेदारी दी जाती है सेक्रेटरी बनने की, अगर जो आम छात्र है वो आपको चुनता है, तो आपका रोड मैप क्या होगा, आपका मैनिफेस्टो क्या है जिस पर आप काम करेंगे? तो आप मेरा मैनिफेस्टो जानना चाहते हैं? बिल्कुल। सबसे पहले मुझे लगता है एज अ स्टूडेंट जो भी मैंने पिछले 6 साल जो स्पेंड किए हैं यूनिवर्सिटी में, जो भी प्रॉब्लम्स देखी हैं, मैं उन प्रॉब्लम्स पे काम करना चाहूँगी। जैसे कि फी हाइक जो हो रहा है आजकल, कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना ज़्यादा बढ़ गया है कैंपस में। हम सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और हम सबका राइट है सब्सिडाइज्ड एजुकेशन। जी। मेरे कॉलेज की फीस 4,000 रुपये थी, अब बढ़ के 6,000 हो गई है, बट 4,000 रुपये मेरे साल की फ़ीस थी और मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग एक महीने का उससे 4 गुना ज़्यादा था। जी। तो फी जो महंगाई बढ़ती जा रही है, फी हाइक होता जा रहा है। अभी आधे से ज़्यादा हॉस्टल्स की फ़ी हाइक हुई ऑलमोस्ट 100%, 45 से 75। काफ़ी बच्चों ने व्हेन आई वाज इन क्लास कैंपेनिंग अ लॉट ऑफ पीपल आस्क्ड मी कि महंगाई बढ़ रही है, सबके रेट्स बढ़ रहे हैं, इसके भी बढ़ने ही चाहिए। और मैंने उनसे उस वक्त ये कहा कि इन्फ्लेशन एक रेट पे बढ़ रही है, ठीक है, 6-7% पे बढ़ रही है। फी हाइक भी 6-7% पर ईयर पे हो, वो 8% पर ईयर पे हो, 10% पर ईयर पे हो, 100% एक साथ हो, तो उसकी रीजनिंग होनी चाहिए कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चरली कुछ गजब ही कर दिया हो। और एबीवीपी इस चीज़ के लिए उन्होंने अभी तक कोई स्टैंड नहीं लिया है। एनएसयूआई इसके अगेंस्ट है, एकदम अगेंस्ट है। एबीवीपी बीजेपी हुई या एबीवीपी हुई, वो प्राइवेटाइजेशन, वो कैपिटलिज्म के समर्थन में है, तो वो तो क्यों ही बोलेंगी। तो मुझे लगता है फ़ी हाइक, एक मामूली घर का बच्चा जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आया है इसलिए ना कि सब्सिडाइज एजुकेशन है, एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है, तो ये हमारा सबसे पहला मुद्दा रहेगा। जी। इसके बाद फीमेल, हमने जो मैनिफेस्टो बनाया है उसमें वुमेन सेंट्रिक चीज़ें डाली हैं। सबसे पहले तो इससे पहले एनएसयूआई वुमेन का ध्यान नहीं रख रहा था? नहीं, बिल्कुल रख रहा था। इस बार हम और ज़्यादा हमने भी और ज़्यादा का मतलब क्या है, मतलब इस बार आप अलग क्या कर देंगे? बताते देखिए, सबसे पहले तो हमने इस बार प्रपोज किया है कि हम 12 डेज पर सेमेस्टर मेंस्ट्रुअल लीव देंगे। मेंस्ट्रुअल अटेंडेंस के नाम पे होता है ये। केरला यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी हो रहा है जी। केरला यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी हो रहा है और हम पंजाब यूनिवर्सिटी में भी हमने इलेक्शंस जीते हैं, वहाँ पे भी हमने यही प्रॉमिस किया है और हम वही कर रहे हैं। यहाँ पे भी यही करेंगे। तो 12 डेज मेंस्ट्रुअल लीव इज़ अ बिग स्टेप आई थिंक जी। अब लॉट ऑफ पीपल व्हेन आई वेंट टू क्लास कैंपेनिंग, मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग भी अपनी खुद ही आंसर कर देती हूँ, बिकॉज व्हेन आई वेंट टू क्लास कैंपेनिंग दे सेड कि क्या होगा, तो आई टोल्ड देम कि डिफरेंस क्या आएगा मैं बताती हूँ। आई बिलीव दैट most of the men won't empathize with us because they don't go through that process. As a woman, I feel menstruation is a beautiful process, but it's a painful too. And nature has designed us in a way where those days of menstruation is something that we take rest upon. ठीक है, हमारी body की functioning is quite different from how men body functions, and those 2 days are actually for rejuvenation of the body. जी. And so I believe it's a very basic right of a woman to get rest for those 2 days. It's a basic right. It's nothing more, मतलब it's nothing fancy also. It's very basic, very basic.
Secondly, internal complaints committee. I come from a very legal background. I'm pursuing law. I'm currently a third year student of law, and according to Supreme Court guidelines, ICC इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी स्टैब्लिश हुई थी, बट पिछले 4 साल में बहुत डिसफंक्शनल है जी। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का इम्पोर्टेंस ये है कि अगर किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, किसी बच्चे के साथ ईव टीजिंग मोलेस्टेशन होता है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इट, मैं ये पर्टिकुलरली वुमेन के बारे में नहीं कह रही हूँ, मैं एनी जेंडर के बारे में ये बात कह रही हूँ, ठीक है। तो होता है तो उसको पता होना चाहिए कि वो किस अथॉरिटी को कांटेक्ट करें टू सीक जस्टिस। अब आईसीसी क्यों आपको जस्टिस देगी, क्यों आपकी बात सुनेगी? क्योंकि आईसीसी के इलेक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेटिक तरीके से होते हैं, पिछले 4 साल से डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं हुए। जब आपका रिप्रेजेंटेटिव आईसीसी बॉडी में बैठा होता है तो वो आपके इश्यूज को सुनता है, वो आप उसे वोट करेंगे तो वो वोट मांगने आएगा, तो ऑब्वियसली वो आपको, है ना, तो वो इतना ब्यूटीफुली डिजाइन है इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का पूरा स्ट्रक्चर। बट पिछले 4 साल में एबीवीपी की सरकार में, एबीवीपी की यूनियन के टाइम पे वो डिस्फंक्शन है, लोगों को नहीं पता। आप नॉर्मल बच्चों से जाके पूछो, नहीं पता इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी क्या होता है। तो इस दौरान आपने जो एबीवीपी पर सीधा आरोप लगाया, हाँ जी, ठीक है, वो सरकार में थे और उनको जो भी आप कह रही हैं आपके हिसाब से करना चाहिए था, उससे इतर आपके द्वारा, आपके संगठन के द्वारा इस दौरान क्या प्रयास रहे जिसके द्वारा ये देखा जा सकता है कि जिन लोगों के लिए वो डिसफंक्शनल आप बता रहे हैं? I'll tell you. देखिए, जब मणिपुर में जो हुआ, ठीक है, मैंने जब सुना मेरी रूह कांप गई, बिकॉज द फर्स्ट थिंग जो मेरे दिमाग में आई वो ये थी कि ये एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की वजह से हुआ जो हुआ है ना। एंड आई एम अ गर्ल इन पॉलिटिक्स, एंड पॉलिटिक्स अराउंड मी वर्क्स ऑन आइडेंटिटीज, राइट। आधे से ज़्यादा पॉलिटिक्स जो मेरे आसपास होती है वो आइडेंटिटीज पे होती है। खुदा ना खास्ता कल को कुछ ऐसा हो जाए, मेरी मुझे बहुत, हम एबीवीपी की बात कर रहे थे, मैं बताती हूँ आपको, कनेक्ट कैसे कर रही हैं? कनेक्ट कैसे करती हूँ? एबीवीपी ने इसके अगेंस्ट नहीं बोला जी, एनएसयूआई ने इसके अगेंस्ट मार्च निकाला, पूरे इंडिया में निकाला, डीयू में भी निकाला, बहुत बड़ा मार्च निकाला। विमेन रेसलर्स के साथ एबीवीपी का कोई बच्चा नहीं था, एनएसयूआई के बच्चे थे, ठीक है, दे टुक अ स्टैंड देयर। तो विमेन रेसलर्स वर सिटिंग ऑन प्रोटेस्ट, एबीवीपी डू नॉट रेज देयर वॉइस अगेंस्ट देयर ओन गवर्नमेंट। बट एबीवीपी के जो भी ऑफिशियल्स हैं वो ये कहते हैं कि हमारा जो सरकार है उससे कोई नाता नहीं। तो आप आवाज क्यों नहीं उठा पाते हैं? फी हाइक हुआ, ये छात्र हितों का ही तो मुद्दा है। लेकिन देखिए, मणिपुर से आप रिलेट नहीं कर पाते। एबीवीपी तो कहती है कि हमने बहुत सारे कॉलेजेस में फी हाइक के लिए लड़ाई लड़ी है और हमने फिर से जो फीस है वो कम करवाई है। पता नहीं, मैं नॉर्थ कैंपस में रहती हूँ और मैं इमीडिएट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेरा नॉर्थ कैंपस के सारे 9-10 कॉलेजेस में है और सब में फ़ी हाइक हुई है, हॉस्टल में फ़ी हाइक हुई है, कॉलेज के कोर्सेज में फ़ी हाइक हुई है और बहुत ज़्यादा फ़ी हाइक हुई है। आई एम टेलिंग यू एट अ रेट ऑफ 100% से भी ज़्यादा। किसी कोर्सेज में तो अभी आज हम एक बच्चे से मिले, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेज में 4,000 फीस थी, 16,000 हो गई है जी। तो इतना ज़्यादा, ठीक है, तो पता नहीं कहाँ उन्होंने किया, आई तो कुड नॉट सी एंड आई हैव नेवर हर्ड कि उन्होंने फीआई के अगेंस्ट कुछ किया हो। मैं एक पॉलिटिशियन तो नहीं हूँ और ना ही एक स्टूडेंट लीडर हूँ, हाँ जी, लेकिन जितना मेरे नॉलेज में है, हाल ही में एसआरसीसी कॉलेज में इस तरह की फीस हाइक का मुद्दा देखने को मिला था। हॉस्टल की 45,000 फीस थी जो 75,000। उसके बाद एबीवीपी ने जो भी अपना मतलब प्रेस रिलीज निकाला या जो भी निकाला, उसमें उन्होंने कहा था कि हमने फीस जो है वो कम की है, मतलब प्रोटेस्ट जो किया है उसके चलते फीस कम करवाई गई। कम हुई? खैर नहीं हुई, जहाँ तक मैं जानती हूँ फीस कम नहीं हुई है, 75,000 ही है जी। हाँ, तो आप क्या कह रही थी मणिपुर के मुद्दे को लेकर? तो मुझे लगता है कि देखिए, जब आप अपनी सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं तो आपको स्टूडेंट एक्टिविज्म में होने का हक भी नहीं है, अधिकार भी नहीं है। स्टूडेंट एक्टिविज्म और सरकार 2 अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। सेंटर, आप होमोजेनाइजेशन वाली चीज़ पे मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ, ठीक है। एनएसयूआई इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट कांग्रेस इज, ठीक है। हमारे ऑफिसेज डिफरेंट है, हमारी वर्किंग्स डिफरेंट है, हमारा स्ट्रक्चर डिफरेंट है, हमारा सोचना डिफरेंट है, हमारा पर्पस डिफरेंट है। सबसे बड़ी बात है पर्पस। हम यहाँ स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है। हमारे लिए सब कुछ साइड में है। आपका कहने का मतलब है कि अगर कहीं पर कुछ गलत होता है तो आप अपने लोगों के खिलाफ जाने में भी झिझक नहीं रखते हैं। जैसे आपने बोला कि एबीवीपी जो है उन्होंने अपने ऑफिशियल्स या जो भी आपने कहा कि उनका अलायंस है बीजेपी के साथ और उस पर उन्होंने आरोप प्रत्यारोप नहीं किया। एनएसयूआई की कुछ घटनाएं देखने को मिली जहां पर आपके सीनियर लीडर्स के ऊपर कुछ आरोप लगे हैं और एज ए वुमन
और आप तो रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, जो आप 4 लोगों का पैनल है उसमें इकलौती वुमेन है आप। तो पहला सवाल तो यही खड़ा होता है कि आपका संगठन जो है वो इक्वलिटी में विश्वास क्यों नहीं कर रहा है? आपके 4 में से 2 लोग। I'll tell you about it. मुझे लगता है कि ये सवाल आपको ज़्यादा बीजेपी एबीपी से पूछना चाहिए। उनकी आज तक की कोई नेशनल प्रेसिडेंट वुमेन नहीं रही है, हमारे यहाँ रही हैं जी। और एनएसयूआई में बहुत, मैं अभी एनएसयूआई में वर्क करती हूँ, बहुत सारी फीमेल पीपल हैं, बहुत पॉलिटिशियंस हैं। आपके 4 के पैनल में से आप उसके अलावा हाँ जी, उसके अलावा उसका मेन रीज़न ये है कि विमेन पॉलिटिक्स में बहुत कम है और ये मैं सच में पर्सनली चाहती हूँ। मैं इससे पहले सीएलसी के इलेक्शंस की तैयारी की है मैंने, और मैंने हिंदू में इलेक्शंस करवाए और मैंने पर्सनली ऑन ग्राउंड देखा है कि विमेन कम है और उसके कुछ रीजंस हैं, ठीक है, कुछ डर है। जब मैं पॉलिटिक्स में स्टेप करी थी, मेरे पेरेंट्स के भी कुछ डर थे, मेरे भी अपने कुछ डर थे। जब आप खुद को एम्पावर कर लेते हैं तब आपके वो डर खत्म हो जाता है, तब आप खुल के आते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है वो एम्पावरमेंट देना, मुझे डीयू ने वो एक्सपोजर दिया है। मेरी परवरिश ऐसी हुई है कि मैं अब इतनी एम्पावर्ड फील करती हूँ और मुझे लगता है आई वुड लव टू गिव इट बैक टू द पीपल, ठीक है। एंड एम्पावरमेंट ये बहुत छोटी छोटी चीज़ों से आती है, जिसमें अवेयरनेस इज़ वन थिंग एंड यू नोइंग हाउ टू यूज़ द टूल इज़ अदर थिंग। और मैं लीगल बैकग्राउंड से आती हूँ, तो इफ़ यू नो लॉ यू आर एम्पावर्ड इन देमसेल्व्स। मैं वही चीज़ आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहती हूँ। वो एम्पावर्ड उनके पास होगा, वो सच में पॉलिटिक्स में आएंगे, सीट वो अपनी मेरिट की डिजर्व करेंगी, ठीक है। उसके अलावा आपने पूछा कि एबीवीपी व्हाई डू यू थिंक दैट एबीवीपी इज नॉट अ वुमेन सेंट्रिक पार्टी, मतलब वुमेन के लिए इतना अच्छे क्यों नहीं है? देखिए एनएसयूआई हो या कांग्रेस में इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद पीपल से दैट, मतलब सोनिया गांधी इज ऑल्सो वेरी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी इन कांग्रेस पॉलिटिक्स। प्रियंका गांधी इज अ वेरी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी इन पॉलिटिक्स। And just on a very broad perspective, see that Congress is comfortable with women being in power for decades. मेरा फिलहाल का जो सवाल है वो केवल इस बात पर है कि आपके इस बार के पैनल में आपके संगठन ने 4 में से केवल 1 कैंडिडेट वुमेन क्यों उतारी? Because मुझे लगता है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे थे टिकट के लिए, जी, जो बच्चे तैयारी कर रहे थे टिकट के लिए, उनमें लॉट ऑफ पीपल वो मेल्स, ठीक है, उस प्रपोर्शन में देखा गया, उस प्रपोर्शन में उतारा गया। तो जो बच्चा, देखिए उन्होंने किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, वो प्रपोर्शन जो बच्चे टिकट के लिए तैयारी कर रहे थे वो वैसा था, और वो सेम एबीवीपी से भी विपक्ष का आरोप है कि आपको बहुत ज्यादा समय से एनएसयूआई में नहीं देखा गया। हाँ जी। और केवल इस बात की पूर्ति के लिए और उन पर लांछन ना लगाया जाए कि उन्होंने वुमेन को रिप्रेजेंटेशन का अधिकार नहीं दिया है, इसलिए आपको एनएसयूआई एंड टाइम पर मैदान में लेकर आया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ऐसा नहीं है, देखिए अगर कोई मेरे बारे में अच्छे से जानता है इज द वर्ड, ठीक है, तो मैं हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएटेड हूँ। हिंदू कॉलेज में मैं इलेक्शंस में बहुत एक्टिव थी। अब हिंदू कॉलेज में मेरी बैच के टाइम पे किसी से भी पूछ रहे थे, मैं बहुत एक्टिवली एक्टिव थी अपने टाइम के इलेक्शंस में। 3rd ईयर में मेरा मन था कि मैं कंटेस्ट करूँ, बट कोविड आ गया। उसके बाद लास्ट ईयर आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, so I was not that much politically active, but अगर आप किसी भी इंसान से बात करेंगे जो मुझे सच में जानते हैं, मेरे दोस्त हैं, वो आपको बताएंगे कि मेरी जो पूरी आइडियोलॉजी रही है, जो मेरी पूरी सोचने के, विचारने की और मुद्दों पे स्टैंड होने की आइडियोलॉजी रही है, वो हमेशा एनएसयूआई एफिलिएटेड रही है। आपने इससे पहले के जो हमारे सवाल थे उसमें आपने बताया कि इस बार का आपका मैनिफेस्टो क्या है, आपके मुद्दे क्या हैं जिन पर आप काम करेंगे। लेकिन एक और जो आरोप लगता है वो ये लगता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स करती हैं, उन पार्टीज के मुद्दे जो हैं वो लगभग हर बार सेम रहते हैं। और जब चुनाव होता है उस वक्त जो भी चुनाव लड़ने वाले लोग हैं वो वादे करने के लिए ग्राउंड पर आते हैं और उसके जस्ट बाद में वो बातें ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। तो इस पर आपका स्टेटमेंट क्या है? सर मैं काफ़ी लोग, जब मैं क्लासेस कैंपेन में काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल पूछा। मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान जेन्युइनली ग्राउंड से उठा हुआ लीडर होता है, जिसने ग्राउंड पे काम किया होता है, जिसने, आप समझिए ना, जिसने इतने साल ग्राउंड पे काम किया है और इन अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, मैं आज आपसे कुछ कह जाऊं और मैं ना करूं, मैं वो 1 साल नहीं करूं, आपके पास तो पूरी पावर है, आप अगले साल मुझे निकाल दें, राइट। आपके पास पावर है कि नेक्स्ट टाइम जब मैं आपसे वोट मांगने जाऊँ तो आप मुझसे क्वेश्चन करें, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे पास ये, पता नहीं, ये ऑप्शन भी है कि मैं जो बोल रही हूँ वो मैं ना करूँ। आई बिलीव दैट आई एम अ वुमन ऑफ वर्ड्स। जो मैं बोल रही हूँ मैं पूरा
पूरा करूँगी भी करने की। अगर 1% कुछ नहीं हुआ तो मेरी इंटेंशन, मेरी पूरी कोशिश प्योर रहेगी, सही रहेगी। अगर इस तरह के इंटेंशन आपसे पहले के लोगों के भी रहे हैं तो आपका संगठन कई सालों से बेहतर परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा? देखिए, इसका रीज़न, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट मैं तो यही कहूँगी कि पिछले 4 साल में तो पॉलिटिक्स का जिस स्तर है और भी ज़्यादा डिग्रेड हो गया है। और मैं ये कहूँगी कि हम छात्र की राजनीति करने की वो रखते हैं। हम छात्र हितों के मुद्दों पे बात करना पसंद करते हैं। हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हम झूठे राष्ट्रवाद की राजनीति नहीं करते जी। और हम गुंडागर्दी की राजनीति नहीं करते बिल्कुल भी। तो इसलिए मुझे लगता है कि तो आपको लगता है कि वोट बैंक जो है वो गुंडागर्दी की राजनीति से बढ़ सकता है, धर्म की राजनीति से बढ़ सकता है? तो आपने क्यों कहा कि आपका संगठन केवल इसलिए नहीं जीत पा रहा क्योंकि आप ये दोनों राजनीति नहीं कर? नहीं, मैंने ये कहा कि एबीवीपी ये सारी राजनीतियाँ कर रही है। ऐसा मेरा सवाल था कि आपका संगठन पिछले कुछ सालों से बेहतर परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं जीत पा रहा? आपकी लगातार 2 चुनाव जो लास्ट थे उसमें केवल एक सीट आपकी आई है और आप जिस पोस्ट पर लड़ रही हैं वही पोस्ट एनएसयूआई के खाते में 2 बार से आई है। अच्छा, हाँ जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जनमत वाली चीज़ है, ठीक है। हमने हो सकता है कुछ गलत किया होगा, हम हर साल इम्प्रूव करने की कोशिश करें। इस साल हमने बहुत इम्प्रूव किया है, मैं महसूस कर पाती हूँ। और ये जनमत है, जो लोग डिसाइड करेंगे वो, उन्हें लगता है हमारा काम अप टू द मार्क नहीं रहा तो उन्होंने वोट आउट कर दिया। मैं वही कह रही हूँ, अकाउंटेबिलिटी तो है ही ना डेमोक्रेसी जी। नहीं मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपका जो चुनाव है वो आप 5000 के अंदर लड़ेंगी, मतलब आप कह रही हैं कि करेक्शन होना चाहिए, जो लिमिट है वो बढ़नी चाहिए, परंतु आपका जो चुनाव है वो 5000 के अंदर लड़ेंगे? हमारा चुनाव छात्र हितों पे है, हमारा चुनाव पूरा मसल एंड मनी पावर के अगेंस्ट है। मैं बहुत एकेडमिक रिच बैकग्राउंड से आती हूँ, मैं एकेडमिक एक्सीलेंस पे काम करना चाहती हूँ। डीयू की NIRF रैंकिंग लगातार गिरती जा रही है और इसका बहुत बड़ा रीज़न मुझे लगता है एक इंक्लूसिविटी है और दूसरा एकेडमिक एक्सीलेंस है। और मैं इन दोनों मुद्दों पे काम करना चाहती हूँ। उसके साथ हम जब भी क्लास कैंपेन्स में जाते हैं हम उनसे हमेशा कहते हैं, अब हमें 2 मिनट ज़्यादा लगेंगे बट हम आपको अपना मैनिफेस्टो बताना चाहते हैं, क्योंकि हम आपसे वोट मांगने आए हैं तो हम अपने मैनिफेस्टो पे मांगने आए हैं, हम छात्र हितों के मुद्दों पे मांगने आए हैं। तो मेरा चुनाव तो इन सब चीज़ों पे है। आप बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं बस, जो आपने कहा कि लगातार डिग्रेड हो रही है, 2013 से पहले NSUI अच्छे खासे बहुमत के साथ शासन में थी और कहा जाता है कि हर चीज़ जो है वो फाउंडेशन पर टिकी होती है। अगर NSUI ने इतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार किया था तो उसके बाद ये चीज़ें इतनी बदतर कैसे हो गई कि NIRF रैंकिंग लगातार गिरती जा रही है? आप 2013 की बात कर रहे हैं? जी। 10 साल हो गया मेरी बातों को। जी। ठीक है, 10 साल से ABVP यूनियन में है, तो आप ये सवाल उनसे पूछे कि ऐसा क्यों होता जा रहा है। मैं जितना समझती हूँ, मैं 6 साल से DU में हूँ। हर साल मैं हिंदू कॉलेज से पढ़ती हूँ, मेरी कॉलेज ग्रेजुएशन हिंदू कॉलेज से, हमारी NIRF रैंकिंग 2 आती है, ठीक है। बाकी कॉलेजेस के बीच में हमेशा 1 2 1 2 1 2 में रहती है, बट ओवरऑल यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत ज़्यादा डिग्रेड होती जा रही है। उसका रीज़न मुझे हमेशा लगता है पॉलिटिक्स। उसके बाद भी तो आपकी सेक्रेटरी पोस्ट पर दावेदारी करने वाले लोग जीतते आए हैं ना, तो उसमें NSUI भागीदार कैसे नहीं है? मैं बताती हूँ। देखिए, अभी जब हम वोट मांगने जा रहे हैं ना कैंपेनिंग में, हम हमेशा कहते हैं कि आप हमारे पैनल को वोट करिए 4165। क्यों? क्योंकि हमने जो मैनिफेस्टो बनाया है, हम चारों कलेक्टिवली ये मानते हैं कि हम चारों अगर पैनल में होंगे तब हम ये चारों बहुत एफर्टलेसली, बहुत मिनिमम एफर्ट्स में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। वेराज जब आप दो कोई और पार्टी से लोग हैं, मतलब अब आप समझिए ना, उस पैनल की स्ट्रक्चर समझिए। एक NSUI की आइडियोलॉजी से बिलीव करता है, बाकी 3 ABVP के, तो मेजॉरिटी विंस इन दैट वी लिव इन अ मेजॉरिटी डेमोक्रेसी। एक और सवाल, आपने बार-बार कहा कि आप लो के बैकग्राउंड से आती हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो भी डूसू लड़ते हैं उसमें बुद्धिस्ट और लो के लोग ही क्यों लड़ पाते हैं? और लोग दावेदार नहीं होते हैं, उनमें काबिलियत की कमी होती है, या इसके पीछे का रीजन क्या है? I always feel that for some reason कि law is a very empowering, obviously it's a empowering subject to study, and women and law and politics is a deadly combination, right? When you know the rules, you मैं ये पूछ रहा हूँ कि
ये डेडली कॉम्बिनेशन है इसलिए वो लोग लड़ते हैं, या बुद्धिस्ट और लॉ में एडमिशन ज़्यादा आसानी से हो जाता है, सीटें ज़्यादा है, इसलिए लोग केवल उन्हीं से एडमिशन लेकर लड़ते हैं? आई थिंक कि ऐसा नहीं है, शायद बाहर के लोगों को भी मौका, मुझे लगता है मैं जितने मास्टर्स के बच्चों को जानती हूँ, मैं जितने मास्टर्स के बच्चों को जानती हूँ बहुत कम अकेडमिकली इंटरेस्टेड, बहुत अकेडमिकली ओरिएंटेड होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। और एमए बुद्धिस्ट का कहो या लॉ का कहो, मेरा पर्सनल ये मानना है वो इसलिए ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि उनके पास नेटवर्किंग ज़्यादा होती है। ठीक है, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि नोटा की भूमिका बहुत बड़ी है लंबे समय से, नोटा पर जो वोट आते हैं उनके बारे में आपका मुझे लगता है कहना क्या है? मैं पर्सनली मानती हूँ कि हम एक इस ऐसी डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी डेमोक्रेसी में रहते हैं, हमारे लिए एक एक वोट मायने रखता है। नोटा के वोट्स को काउंट ही नहीं किया जाता, जिसके पे ज़्यादा वोट्स पड़ेंगे वो जीतता है। अगर नोटा के जैसे वो बैलेट सिस्टम जैसे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स के वो होते हैं, डिबेट्स जो होती नहीं प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, प्रेसिडेंट जो इंडियन प्रेसिडेंट के इलेक्शन जिस सिस्टम से होते हैं, वो सिस्टम अगर वोटिंग का हो जिसमें हर वोट काउंट होती है, प्रायोरिटाइज, जैसे हमारे दूसरों में ईसी के इलेक्शंस होते हैं, अगर वो तरीका है वोटिंग का तो नोटा सक्सेसफुल है। बट इन अ वोटिंग लाइक दिस नोटा इज नॉट सक्सेसफुल, इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ वोट्स। आप नोटा दबाएंगे तो हो सकता है कोई अनवर्दी कैंडिडेट भी। आपकी जो भी छात्र आपके लिए वोट करेंगे उनसे आपकी अपील क्या है? आप इस बार आपने 4 साल एबीवीपी को यूनियन में रखा और मैंने तो देखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डिग्रेड कर रहा है, ड्यू की एनआरएस रैंकिंग डिग्रेड कर रही है, मनी मसल पावर पे पॉलिटिक्स चल रही है। मिरांडा में एबीवीपी के लड़के गेट तोड़ के आ गए कैंपेनिंग के नाम पे, वो आधे से ज़्यादा कैंपस के भी नहीं थे, वो लोग गेट तोड़ के आ गए। वो गुंडागर्दी बढ़ रही है और उनका कहना ये था कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता कोई हमारा, और कुछ ज़्यादा बिगड़ा भी नहीं उनका क्योंकि सरकार उनकी थी। तो इन सब चीज़ों के अगेंस्ट है। हम छात्र हितों पे आपकी वोट मांगना चाह रहे हैं। आपने इतना 4 साल आपने एक बार एबीवीपी को देके देखा, मेरे हिसाब से पॉलिटिक्स का लेवल भी डिग्रेड हुआ है। एक बार आप इस बार एनएसयूआई को मौका देके देखिए। हम बहुत हमने जो मैनिफेस्टो बनाया है वो हमने बहुत सोच समझ के बनाया, और जो हमारी टीम है, हम चारों का जो पैनल है, हम चारों का पैनल एज अ टीम काम करेगा उस पर। और हम इसलिए हम जब भी जहाँ भी जाते हैं बोलते हैं हम आप 4165 को जिताइए, बिकॉज हमने जो मैनिफेस्टो बनाया वो हम चारों एक साथ जीतेंगे, तभी हम उस मैनिफेस्टो के बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तभी हम जब एक एज कलेक्टिव उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप इस बार एनएसयूआई को 4-0 से जिताइए, और जो भी हमने वादे किए हम अकाउंटेबल हैं उन वादों के लिए, हम उन पे खड़े रहेंगे। जी, ये थी एनएसयूआई के इस बार के सेक्रेटरी पोस्ट पर दावेदारी कर रही यक्षना शर्मा जी के साथ बातचीत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय हमें देने के लिए। इसी तरह के और अपडेट्स के लिए देखते रहिए द लोकदूत। शुक्रिया।